हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका ये बक्सर का युद्ध जो है, ये टॉपिक आपको याद हो सके, आपको इसकी जानकारी मिल सके। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था हमारा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर जो है बिहार राज्य में स्थित एक स्थान है। बिहार में स्थित एक स्थान है जो कि जहाँ पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा, उनका लीडर हेक्टर मुनरो, अंग्रेज़ों की तरफ से उनका लीडर हेक्टर मुनरो, और दूसरी ओर संयुक्त सेना जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुग़ल के शासक जो है शाह आलम द्वितीय, इन सभी के बीच जो है बक्सर का युद्ध होता है। किनके बीच? तो हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज़ों का लीडर होता है, और संयुक्त सेना जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना होती है, बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना होती है, और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जो है अंग्रेज़ों की जीत होती है। इसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। इसमें अंग्रेज़ों की सेना जो है विजयी हो जाती है। इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम जो फलस्वरूप जो है 2 संधियाँ होती है, ऐतिहासिक संधियाँ होती है इसके कारण। जैसे पहला हमारा है इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है। ये संधि किनके बीच होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, यानी कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव का जो संधि होता है, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इनके बीच होती है, जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है। इस संधि के तहत जो है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल जाता है। यानी कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होती है, जिसके तहत जो है पहले अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी का अधिकार मिल जाता है। मतलब कि जो अधिकार, दीवानी का अधिकार मतलब जैसे कि वहाँ पर जो पैसा कलेक्ट होता था उसका अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता था उन सभी का जो है अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। और दूसरा इस संधि के साथ जो तहत हुआ, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत दूसरा जो बात हुई वो शाह आलम द्वितीय, जो कि प्रथम मुग़ल शासक पेंशनर बना, जिसे जो है 26 लाख वार्षिक पेंशन दिए जाने की बात की गई इस संधि के द्वारा। प्रथम पेंशनर मुग़ल बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय बनता है। इसे अंग्रेज़ों ने 26 लाख वार्षिक पेंशन देने की बात इस संधि के द्वारा की। और तीसरी जो है कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है उसे शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया जाता है इस संधि के द्वारा। और चौथा जो होता है बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। तो ये सभी जो कार्य होते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि को होती है, और ये 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि होती है। रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के बीच प्रथम संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। द्वैत शासन क्या है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 को होती है। ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होता है। इसके तहत जो है अवध के खर्चे पर, यानी कि अंग्रेज कहते हैं कि अवध के खर्चे पर जो है अंग्रेजी सेना रखी जाएगी अवध प्रांत में। और दूसरा जो होता है, दूसरी बात होती है इसके तहत अवध में जो है अंग्रेज़ों को करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत। और तीसरा जो है चुनार का दुर्ग अंग्रेज़ों को दे दिया गया।
तो ये 3 कार्य जो है इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा किया जाता है, जो कि 16 अगस्त को होता है। पहली इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त को होती है, और द्वितीय जो इलाहाबाद की संधि होती है वो 16 अगस्त की होती है, जिसे हम याद रखेंगे कि इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद होती है। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है बक्सर युद्ध के बाद होती है, और इलाहाबाद की 2 प्रमुख संधियां होती हैं। पहली संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। द्वितीय की संधि के जो तहत होते हैं, अवध में जो है अवध के नवाब से कहा जाता है कि अवध के खर्चे पर जो है अंग्रेजी सेना अवध राज्य में अवध प्रांत में रखी जाएगी, और अवध में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए कोई भी कर नहीं देंगे, यानी कि अंग्रेजी जो सेना व्यापार अवध में करेगी उस पर अंग्रेज कोई भी कर नहीं देंगे, यानी कर मुक्त हो गए अवध से। और तीसरा जो है उन्हें चुनार का दुर्ग प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे द्वैत शासन। द्वैत शासन क्या है? तो बंगाल में द्वैत शासन शुरू होता है। किसके द्वारा शुरू होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है द्वैत शासन को शुरू करता है। द्वैत शासन के अनुसार जो है बंगाल में जितने भी पैसे आ रहे हैं उन सभी पर कंपनी यानी कि अंग्रेजी कंपनी का अधिकार होगा, यानी कि दीवानी मामले जो है दीवानी का अधिकार जो है अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया, और बंगाल के प्रशासन का पूरा भार जो है बंगाल के नवाब को दे दिया, यानी कि प्रशासनिक जो कार्य होंगे वो बंगाल के नवाब द्वारा किए जाएंगे, और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सभी कलेक्ट करने का अधिकार अंग्रेज़ों ने ले लिया। यही जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया। पहली संधि यानी कि इलाहाबाद की पहली संधि के तहत इसे शुरू की गई। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल का जो द्वैत शासन है शुरू किया, और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है द्वैत शासन को समाप्त किया जाता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन को समाप्त कर देता है, और 1772 के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का पूरा शासन जो है अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से जो है अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से जो है शासन शुरू हो जाता है। 1772 के बाद ये जो है प्रशासनिक कार्य भी अपने हाथ में ले लेते हैं, और जो है दीवानी कार्य भी जो है ये अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी कि ये कानून भी बनाते हैं, और वहाँ पर जो है जो भी पैसा जनरेट होता है, जो भी रेवेन्यू वहाँ से होता है कर या किसी भी प्रकार का, वो सभी अंग्रेज़ अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया? तो द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया। किस संधि के द्वारा किया? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इस संधि के तहत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन को शुरू किया था। द्वैत शासन। और दूसरा हमारा प्रश्न बनता है कि द्वैत जो शासन है उसे समाप्त किसने किया और कब किया? तो द्वैत शासन को समाप्त करने वाला जो था वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1772 ईस्वी में इसे जो है समाप्त करता है द्वैत शासन को। ये सभी जो थे, इससे पहले जो हमने वीडियो में बंगाल के महत्व के बारे में बात किया था, ये सभी जो है, तो आज का जो हमारा ये क्लास है बंगाल के बारे में सभी जानकारियों को देता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि बंगाल के नवाबों के बारे में हमने शुरू किया था बंगाल के नवाब से, जैसे कि मुर्शिद कुली खां जो कि 1717 में आता है, 1727 तक शासन करता है, जिसे मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है मुर्शिद कुली खां को, जो कि मुग़ल का अंतिम सूबेदार होता है। तो मुर्शिद कुली खां ने जो है राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। ये भी बंगाल का जो पहला नवाब था। हम बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ रहे थे इसके पहले वीडियो में। बंगाल के बारे में जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई हैं तो उसे आप देख सकते हैं। और बंगाल के बारे इसके आगे हम देखेंगे मुर्शिद कुली खां के बाद जो अगला नवाब बनता था वो अली बर्दी खान बना था, जो कि 1740 में बनता है, 1756 तक रहता है, जो कि गिरिया का महत्वपूर्ण युद्ध लड़ता है जिसमें सरफराज एक ओर होता है, दूसरी ओर अली बर्दी खान रहता है। अली बर्दी खान ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था। वो मुग़लों को राजस्व देना एकदम पूर्ण रूप से बंद कर दिया था, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था अली बर्दी खान, जो कि बंगाल का नवाब था।
उसके बाद जो है सिराजुद्दौला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला नवाब बनता है जिसके समय जो है दो महत्वपूर्ण घटना घटती है, जैसे कि ब्लैक होल की घटना और प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि वो 1757 में लड़ता है अंग्रेज़ों से, जो कि एक ऐतिहासिक युद्ध होती है। उसके बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा उसका जो कठपुतली नवाब, बंगाल का नवाब जो नियुक्त किया जाता है, वो मीर जाफ़र को नियुक्त किया जाता है। तो ये सभी जो हैं सभी बंगाल के नवाब थे, जिनके बारे में इसकी पिछली वीडियो में और उसकी पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था। तो आज के बाद जो है बंगाल के बारे में, आज की जो वीडियो है बंगाल के बारे में आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है हम अब देखेंगे अंग्रेज़ों के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, किस प्रकार से जो है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और ये सभी जो एक्ट आते हैं, इन सभी के बारे में इसके अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।